नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं नारायण रिनवा यूपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेके आता हूं डेली करंट अफेयर्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हमें पता है कि जो धर्मेंद्र जी हैं अभिनेता, उनका अभी निधन हो गया। पहले भाई अफवाह उड़ी थी, लेकिन अब वर्तमान में कल ही उनका जो वास्तव में निधन हो गया है। इनको भारतीय सिनेमा में उपनाम से जाना जाता था। क्या कहते थे इनको? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहते थे। कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और भी विभिन्न प्रकार के जो सवाल हैं इनके आप साथ साथ उत्तर देते हुए चलिए। जिनके पता है, नहीं पता है, तो मेरे साथ तैयारी करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपके जो सिलेक्शन के बाद आपकी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया फोटो खींचकर और इस चैनल के फ्रंट पेज पे थंबनेल के रूप में लगाएंगे भाई। ठीक है, तो जितने बच्चे सारे जुड़े हुए हैं वो अपना अपना बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ है भाई, वो एक कलेक्ट कर लें, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका पक्का है। जब तक आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो ऐसा कोई भी सवाल नहीं आएगा जो मैंने करवाया नहीं हो भाई। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चंस हैं वो निकालते रहिए। नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता? ये जीता था भाई भारत ने। किसने जीता था? भारत ने। किसने जीता? भारत ने। भारत ने 35-28 के अंतर से हराया। किसको? चीनी ताइपे को हराया। किसको हराया? चीनी ताइपे को भारत ने हराया। और भारत ने महिला विश्व कप 2025 है जो कबड्डी का, वो भारत ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? भाई राफेल है वो उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है। भारत ने ये राफेल विमान है, ये फ्रांस से है, वो परचेज की हैं, फ्रांस से हमने खरीदे हैं। और इसको जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये उड़ाने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति है। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राफेल में उड़ान भरी है। चाहे महिला की बात करें चाहे पुरुष की करें, राफेल में उड़ने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू जी। और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में अगर बात और करें तो ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है भारत की। तो ये 2-4 फैक्ट है बेटा, याद कर लेंगे। पूछा जा सकता है वन लाइनर के रूप में, सिंगल लाइन के रूप में आंसर में। अंबाला वायुसेना स्टेशन से इन्होंने उड़ान भरी, लेकिन महत्वपूर्ण बातें भी साथ साथ हमें पढ़ लेनी चाहिए। अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS का पहल का उद्देश्य छात्रों में किसको बढ़ावा देना है? किसको बढ़ावा देना है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, ग्राम सभा का क्या काम होता है? गांव के प्रशासन को, गांव के लोकतंत्र को देखना। तो इसका यही उत्तर है, लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी शासन। लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी शासन, यानी कि जो गांव का जो प्रशासन है, गांव का जो शासन है, जिसमें आपके जो है प्रधान आते हैं, गांव के प्रधान हैं, मुखिया हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि उनके साथ युवाओं का कैसा सामंजस्य रहता है। भारत में हाल क्या है भाई? हाल एक लिमिटेड कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और ये क्या बनाती है भाई? विमान बनाती है। क्या बनाती है? एरोप्लेन बनाती है।
भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से कौन से विमान का निर्माण किया जाएगा? तो ये विमान है भाई SJ-100। SJ-100 कैसा विमान है सर? ये एक यात्रियों को यानी कि सवारी के लिए जो विमान काम में आता है, यात्री वाहक जो है विमान है, एरोप्लेन है। और ये यात्री वाहक जो विमान है बेटा, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट यानी कि आकार में पतला कह सकते हैं या छोटा कह सकते हैं, छोटा है और कम दूरी के लिए सस्ती हवाई यात्रा प्रोवाइड करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है भाई। ठीक है, कम दूरी में, अगर कम दूरी होती है तो एरोप्लेन में खर्चा है वो प्रति किलोमीटर ज्यादा बैठता है ना। अगर लंबी दूरी करे और कम दूरी करे तो कम दूरी में जो औसतन खर्चा है वो ज्यादा बैठता है। इसलिए अभी ये छोटे किस्म के हवाई जहाज हैं वो बनाए जा रहे हैं। क्या नाम है? SJ-100। ठीक है, जब भी कोई हवाई जहाज का क्वेश्चन आए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का बेटा नाम याद रख लेना। ये भारत की निवेश की, गवर्नमेंट का भी इसमें 51% का निवेश रहता है। ठीक है, और इसमें जो निजी क्षेत्र का है वो 49% भागीदारी है। चक्रवात मोंथा 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के किस तटीय क्षेत्र के पास पहुंचा? तो ये भाई पहले, सबसे पहले काकीनाडा में पहुंचा था। पहले कहां पे मार करी इसने? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश काकीनाडा में ये पहली बार तट पर आया और इसने, ठीक है, इसने वहां पर तबाही मचाना शुरू किया था। ठीक है, तो याद रख लेते हैं चक्रवात मोंथा है, ये हरियाणा, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में है बेटा। साथ साथ इसके ऑप्शन भी दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सके। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग क्या है भाई? ये वेतन आयोग 8th CPC, सेंट्रल पे कमीशन, CPC, सेंट्रल पे कमीशन। ये भाई जो जितने भी वेतन भोगी हैं सरकार के, केंद्र सरकार के अंतर्गत या उन राज्य सरकार के अंतर्गत जो इसकी सिफारिशों को मानते हैं, और इनके साथ साथ जो वेतन भोगी हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत और उन राज्य सरकारों के अंतर्गत जो इसकी सिफारिश मानेंगे, उनके पेंशन भोगियों के लिए वेतन भत्तों में एक थोड़ा रिवीजन करते हैं, वेतन भत्तों को रिवाइज करते हैं, पुनरीक्षण करते हैं, ताकि उनमें अगर कोई बढ़ोतरी करनी है महंगाई के साथ साथ तो वो बढ़ोतरी की जा सके, जिससे कि जो महंगाई का असर है वो जो कर्मचारियों पर कम पड़े। ठीक है, तो इसके आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। और इस आयोग को अपनी रिपोर्ट कितने महीने में देनी है? 18 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। कितने माह में? 18 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। और इसकी सिफारिशें जो प्रभाव में आएगी वो 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आएगी। इससे पहले जो 7वां वेतन आयोग था वो 2016 में बैठा था और लगभग हर 10 साल बाद है इसका रिवीजन होता है। तो 2016 से अब 2026 में ये लागू किया जाएगा। न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई, याद रख लेंगे। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो यह किया गया था भाई कुआलालंपुर, मलेशिया में। कुआलालंपुर कहां पे? मलेशिया में है। और इसमें आसियान में टोटल कितने देश हैं सर? 11 देश हैं। कितने देश हैं? 11 देश हैं। इसमें लाओस, वियतनाम, मलेशिया, है ना, ऐसे देश हैं, इंडोनेशिया, इस प्रकार के देश हैं वो इसके सदस्य देशों में आते हैं।
2025 में भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में नक्शा का क्या अर्थ है? 2025 में भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में नक्शा का क्या अर्थ है? NAKSHA। नक्शा का मतलब है शहरी आवासों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भू संरक्षण। पहला तो है कि यह शहरी क्षेत्र से रिलेटेड है, दूसरा यह है कि शहरी क्षेत्र में कौन सा प्लॉट है, किस व्यक्ति के नाम है, कितना हिस्सा किस व्यक्ति के अंतर्गत नाम में है, कितनी सरकारी भूमि पड़ी है, कौन सा भूखंड है वो अनक्लेम्ड है, जिसका किसी ने दावा नहीं किया है या सरकार के अंतर्गत भी उसके कोई दस्तावेज नहीं पाए गए हैं, उसका पूरे का वैज्ञानिक अध्ययन करके उसको सुव्यवस्थित करना इसका है वो उद्देश्य है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत प्रदान किया गया है? यह किया गया है जयंत विष्णु नर्लिकर। ये एक भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक रहे हैं और इनको मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है बेटा, ये बात हमें याद रख लेंगे। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। बेटा कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला हैं और भारत के गृह मंत्री भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका क्या है भाई जो है विमोचन किया था हाल ही में, और लिखी किसने है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने ये बुक लिखी है। नाम याद कर लेना बेटा, एक बार और बोल देता हूं, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी बुक किसने लिखी है? इंग्लिश में लिखी है और अपने लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने लिखी है। एक और खास बात बताना चाह रहा हूं इनके बारे में, ये भाई फिलहाल वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर्ड वर्ड आगे लिख देता हूं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है राज शुक्ला। वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल आने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। चलिए, वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA 2025, हर साल GFRA होता है, 2025 है। पिछली बार हमारी जो है इसमें स्थान था वो 10वां था, लेकिन हम निरंतर तौर पर क्या है वन क्षेत्र को बढ़ाने के सतत प्रयास हो रहे हैं। वन क्षेत्र और पेड़ों को एक पेड़ मां के नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल थी, एक पेड़ मां के नाम, अपनी मां को श्रद्धांजलि के रूप में या समर्पण के रूप में क्या है कि एक पेड़ लगाने की जो अभियान था उसका फायदा या उसकी पहल के तहत भारत की रैंक है वो सुधरकर 9वीं हो गई है। विश्व में कौन सी रैंक हो गई है? भारत की 9वीं रैंक हो गई है। तो याद कर लेंगे, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान कितना है? 9वां स्थान है बेटा। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ये नाम याद रख लेंगे, साने ताकाइची। साने ताकाइची साने ताकाइची और पहली महिला प्रधानमंत्री है। देखो भाई, जापान में या तो प्रधानमंत्री हैं वो खुद त्याग पत्र दे देते हैं, या लोग हैं बहुत जल्दी प्रधानमंत्री वहां पे हटा देते हैं। वहां पे वर्तमान में 77वें ये प्राइम मिनिस्टर हैं साने ताकाइची। क्या होता है वहां पे जापान में भैया? रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेन फैक्टर रहता है। अगर आपके वहां पे सुनामी आ गई और उसका सही प्रबंधन नहीं हुआ तो आप प्रधानमंत्री हैं, तो आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति मर गया तो उसकी मौत का इल्जाम लगाएगा और आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होती है प्रधानमंत्री के ऊपर।
है ना। तो या तो पद छोड़ दिया जाता है या फिर उनको पद से हटा दिया जाता है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल है हमारे। अब देखो नरेंद्र मोदी जी है, अगर मान लो यहाँ पे कोई बंदा, कोई चलता फिरता कोई, या कोई सुनामी से मर गया या और मर गया, तो हम प्रधानमंत्री पे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी फिक्स करते हैं। हम तो कह देते हैं कि भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर जो लोग काम में कर रहे हैं, एकदम मेन पे जो लास्ट बॉर्डर लाइन जो काम कर रहे हैं, उनकी जो चर्चा है वो हम उन पे कहते हैं कि भी ये जिम्मेवार है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सान्यता का चीज। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 21 अक्टूबर से कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये विश्व कप है, ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। भारत में विश्व कप आयोजन हो रहा है, पहली बार भारत में फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन हो रहा है गोवा में। भारत में कहां पे हो रहा है? गोवा में विश्व कप का हो रहा है। भारत का कोई भी खिलाड़ी है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था। वर्तमान में फिडे से वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 खिलाड़ी हैं और जल्दी ही इसका परिणाम आने वाला है। तो इसमें एक तो चीन के हैं वेई यी और एक हैं जावोकीर सिंदारोव, और इनके बीच में, दोनों के बीच में फाइनल खेला जा रहा है। आज इसका फाइनल का लास्ट दिन है। अगर आज जो मैच होता है वो ड्रॉ होता है तो उसके बाद टाई ब्रेक से इसका निर्णय निकाला जाएगा। तो गोवा में याद रख लेंगे। और 2 फाइनलिस्ट कौन कौन से हैं? एक वेई हैं और एक जावोकीर सिंदारोव है। 2 नाम याद रख लेंगे। बोलिविया का 2025 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? किसने जीता भाई बोलिविया का राष्ट्रीय चुनाव? रोड्रिगो पाज। ये थोड़ा सा स्पेस दे देना बेटा, ऐसे है नाम ये, रोड्रिगो पाज। प्याज याद रख लेना आप। तो कौन है बोलिविया का राष्ट्रपति? कौन चुने गए हैं? प्याज चुने गए हैं, रोड्रिगो प्याज। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भाई 1959 लद्दाख में हॉट स्प्रिंग की घटना। क्या हुई थी ये घटना? 1959 की हॉट स्प्रिंग लद्दाख की घटना क्या थी? आप में से जो बच्चे थोड़े काफी टाइम से या साल 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने फिर भी पढ़ा होगा, लेकिन जनरली हम ऐसी घटनाएं नहीं पढ़ते हैं और ये घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है भाई। पुलिस में क्या है, हुआ क्या था कि जो सीआरपीएफ जो पुलिस है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके 10 बंदे थे। उनको ये जो लद्दाख है ना, इसकी हॉट स्प्रिंग्स की वैली है, एक घाटी है, उसमें वहां पे क्या है 10 पुलिस अफसरों की पुलिस जवानों की घात लगाकर जो चीन है उसकी सेना ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इन 10 शहीदों के ही नाम पर श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में पुलिस स्मृति दिवस है, हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस घटना के बाद भारत की जो अपने पड़ोसी देश को लेकर जो रणनीति थी उसमें, और जो बॉर्डर के ऊपर हमारी जो पेट्रोलिंग हो या और सुरक्षा हो, उनके अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन देखे गए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और इसी घटना के ऊपर हम ये मनाते हैं। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तो ये जीता भाई, हॉकी का टूर्नामेंट है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता, विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। और इसने हराया किसको? भारत को हराया। भारत को हराया। उप विजेता कौन रहा? भारत रहा। सिल्वर मेडल बोल देते हैं, या उप विजेता भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 के अंतर से भारत को फाइनल में हराया। ठीक है, बहुत ही करीबी मामला रहा था। अंतिम की 3 मिनट बचे थे, तब दोनों टीमें 1-1 के मुकाबले थी और उसमें क्या हुआ कि 1 मिनट में ही गोल हो गया और भारत हार। नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? तो समुद्र शक्ति है, समुद्र से नाम से पता ही चल रहा है कि नेवी भाग लेंगी।
कौन भाग लेंगी? नेवी। कौन कौन से देश की नेवी भाग ले रही है इसमें? तो बेटा एक तो भारत की ले रही है और एक इंडोनेशिया की ले रही है। इंडोनेशिया का मैंने आपको जिक्र किया ही था, जकार्ता इसकी कैपिटल है। सबसे पोल्यूटेड सिटी जो राजधानी थी वो जकार्ता थी। अब सबसे पोल्यूटेड जो है वो कैपिटल है वो भारत की नई दिल्ली है। विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषण युक्त राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। और यही जकार्ता इंडोनेशिया है, ये भी आसपास ही घूमती है, यहां पे भी बहुत पोल्यूशन है। इंडोनेशिया, हमें पता है कि इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है और इस देश ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर में आता है, जहां पर भूगर्भीय प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेटें हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा सक्रियता है, बहुत ज्यादा हलचल होती है, जिसकी वजह से भूकंप और सुनामी और ज्वालामुखी का फटना, ऐसी घटनाएं यहां पर आम देखी जाती हैं। चलिए भी क्या है? समुद्र शक्ति है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? जब से हमने देखा है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों कौन से राज्य से आते हैं? गुजरात से आते हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद गुजरात राज्य की जो है उसको करने की, भारत को रिप्रेजेंट करने की, है ना, भारत को रिप्रेजेंट करने की हर एक मामले में बढ़ गई है। हाल ही में जो विश्व कप हुआ था भारत में 2023 में, जो भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था क्रिकेट विश्व कप, उसका फाइनल भी अहमदाबाद में खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, है ना। तो देखो भी जैसे जैसे अपना, हमें क्या करना है अपने क्षेत्र का, हम कोई अपने गांव के सरपंच बन जाते हैं तो अपने गांव का विकास करते हैं, फिर क्या है हम अपने जिले का विकास करते हैं, फिर राज्य का विकास करते हैं, और देश के स्तर पे जाएं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाएं तो हम अपने देश का विकास करते हैं, है ना। चलिए, तो 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो ये भाई नाम याद रख लेना, अहमदाबाद। अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर के, अहमदाबाद का एक तो स्टेडियम हो गया, है ना, और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पे बन रही हैं और उनकी तैयारी एकदम अच्छे से की जा रही है। और भारत ने बिडिंग करी थी इसके लिए, तो उसमें भारत को इसका मौका मिला है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की किस राइफल को उन्नत रात्रि दृष्टि से लेजर विजन, नाइट विजन गोगल लगा दिया है, उसके नाइट विजन लेंस लगा दिया है, और इसकी लागत है वो 660 करोड़ के लगभग है, और अनुबंध किया है। तो ये कुछ राइफल के नाम है, इंसास, AK-203, टेवर, सिग 716, है ना। तो इसका उत्तर है SIG 716। ये मिड रेंज की ऑटोमेटिक राइफल है और स्टेबिलिटी के मामले में काफी बेहतर है। इसके ऊपर नाइट विजन गोगल्स हैं, नाइट विजन लेंस से इसको लेस किया है, ताकि रात्रि में भी अगर मिड रेंज की कोई फाइट हो तो उसमें अपने जो सैनिक हैं या अपने जो जवान हैं उनको आसानी से दुश्मन हैं वो सपोर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए भाई, ये कुछ अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन है मैं रेगुलरली आपके लेके आऊंगा। और साथ ही साथ आपको मंथली है वो एक मंथली जीके की कम से कम 100 क्वेश्चन की एक है वो कंप्रीहेंसिव आपके लिए एक सीरीज लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जल्दी ही वो पूर्ण हो जाएगा, 2-4 दिनों में आपके सामने हर एक मंथ की वीडियो है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप अगर एक मैराथन क्लास में ही सारे महत्वपूर्ण जो जीके हैं वो अगर आप कवर करना चाहें तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। चलिए भाई, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, और डेली मेरे साथ जुड़िए करंट अफेयर्स के लिए, ताकि हम हैं वो दोनों एज ए शिक्षक मैं और एज ए स्टूडेंट्स आप लोग सारे हैं वो हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। चलिए भाई, धन्यवाद।